वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिमेंशंस को आज हम कंटिन्यू करेंगे। एक बार पहले जो पिछले लेक्चर में हुआ उसको रिवाइज कर देता हूं। डिमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी क्या थे? अगर हम मास के एक यूनिट को m लिख लें, लेंथ के एक यूनिट को l लिखें और टाइम के एक यूनिट को t लिख लें। m यानी 1 किलोग्राम भी हो सकता है, 1 ग्राम भी हो सकता है। l कैन बी 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर। वो डिपेंड करेगा कि आप SI सिस्टम यूज कर रहे हैं कि CGS यूज कर रहे हैं या कोई और नया ही सिस्टम आपके पास यूज में है। t जो है वो हमने लिखा था 1 यूनिट ऑफ टाइम। तो मैकेनिक्स जो ब्रांच है फिजिक्स की, जो मोशन को डील करती है, आपके इंजन के मोशन को, कार के पहिए का रोटेशन, पंखे का रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स कितना लगा, उन सभी के जो यूनिट्स हैं, जैसे कि वेलोसिटी का यूनिट जो है उस दिन बात कर रहे थे हम, वेलोसिटी स्कूटर के स्पीडोमीटर पे लिखा होता है यूनिट स्पीड का किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी के डिमेंशंस LT-1 यानी कि लेंथ का यूनिट लिखा जाएगा किलोमीटर, और टाइम के यूनिट यानी कि r का पावर लिखा जाएगा -1। मास उसमें आता नहीं है इसलिए m पावर 0। तो ये जो हमने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे, सो होप जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो को उन्होंने पिछला लेक्चर अटेंड किया हुआ है। नहीं किया है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा आपको। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिए, आपके पास जो पहला ही लिंक है वो पिछले लेक्चर का है। तो पहले पिछला लेक्चर कर लीजिए जिन बच्चों ने अभी ये वाला लेक्चर अटेंड करने से पहले पिछला लेक्चर नहीं अटेंड किया होगा। सो बी केयरफुल, तभी समझने में मजा आएगा। पहले पिछला लेक्चर कंप्लीट कर ले। जिन्होंने किया हुआ वो आगे बढ़ेंगे। तो एरिया के डिमेंशंस ऑलरेडी लिख चुके हैं हम। उस दिन मैंने 12 डिमेंशंस टोटल लिख दिए थे लास्ट लेक्चर में। एरिया जो है वो L² आएगा डिमेंशंस उसका। कुछ टीचर्स L2 कहते रहते हैं, जो भी बोलना है उसमें कोई खास फर्क नहीं है। वॉल्यूम के डिमेंशंस L3। वेलोसिटी के डिमेंशंस LT-1 लास्ट लेक्चर में हो चुके हैं। A फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के डिमेंशंस थे LT-2। वैसे भी आप जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बार बार आप लिखते रहे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही डिमेंशन है बेसिकली। P जो है दैट स्टैंड्स फॉर मोमेंटम, स्मॉल p। मोमेंटम था मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी के डिमेंशंस को इंटू मास किया, मोमेंटम के डिमेंशंस आ गए। फोर्स लिख चुके थे लास्ट टाइम, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन के डिमेंशन LT-2। प्रेशर वाज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स को एरिया से डिवाइड किया, यानी इसके नीचे अगर हम L² और लगा देंगे तो एक L कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा एक L, वो ऊपर आके बन गया था L-1। ये जो सिंबल है इसको पढ़ते हैं रो, ROU, रो। रो मतलब डेंसिटी। +1 में मेरे बच्चों के लिए नया सिंबल है। पी की तरह ही होता है, पी की जो टांग है थोड़ी सी मोड़ देनी है नीचे को, तो ये डेंसिटी का सिंबल है, रो पढ़ा जाता है इसको। डेंसिटी थी मास बाय वॉल्यूम। m को हमने वॉल्यूम यानी L³ से डिवाइड किया तो ml-3 आ गया था। थोड़ा यहाँ पे स्पीड अप रहूंगा मैं क्योंकि ये पिछले लेक्चर में हो चुका है। E थी एनर्जी, कोई भी, काइनेटिक, पोटेंशियल, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, कोई भी एनर्जी का नाम ले लो, सबके डिमेंशन एक ही है, ML2T-2। पोटेंशियल एनर्जी को मैंने लेके सॉल्व करके दिखाया था। काइनेटिक एनर्जी से भी निकल सकता है। कैसे? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। हाफ इज जस्ट अ नंबर, क्योंकि यहाँ पे हम यूनिट लिख रहे हैं, ये जो भी लिखा हमने, हम सिर्फ यूनिट्स की बात कर रहे हैं, कितने उसकी बात नहीं हो रही। तो हाफ जो हमने लगाया, इसको बेटा कंसीडर मत करना, क्योंकि हाफ जो है ना वो कैलकुलेशन को तो अफेक्ट करेगा, लेकिन हाफ का यूनिट थोड़ी होगा कोई। यूनिट है मास का, मास का हमने m लिख दिया, और दूसरा वेलोसिटी का स्क्वायर लिखना है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे L का स्क्वायर T-2 का स्क्वायर, T-1 का स्क्वायर T-2 आ जाएगा। तो हाफ mv² से भी मैनेज कर सकते हैं। बाकी कोई और फॉर्मूला आपको आता है उससे भी आंसर आ जाएगा। सो एनर्जी कोई भी हो, ML2T-2। फिर हमने लिखा पावर, मैंने थोड़ा अलग से लिख दिया क्योंकि पावर का सिंबल भी P ही है।
इधर P वॉज प्रेशर, यहाँ पे P फॉर पावर, दोनों का सिंबल सेम है। फिजिक्स में क्वांटिटीज बहुत हैं तो सिंबल कहीं कहीं रिपीट हो जाते हैं। तो पावर थी एनर्जी अपॉन एरिया, इसी को सॉरी गलत बोल दिया, पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। एनर्जी हो वर्क हो सेम डिमेंशन आएंगे बेटा, बी केयरफुल। और आज बच्चे नोटिस कर रहे हैं जो लास्ट लेक्चर में मैंने नहीं किया, इन सब के अराउंड मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हुआ है जो कि पहले नहीं था। उसके पीछे रीजन, डिमेंशंस ऑफ एरिया लिखने की बजाय, सेंटेंस बहुत लंबा हो गया ना, लिखना है तो डिमेंशंस ऑफ एरिया, वो काफी लंबा हो जाएगा। उसका सिंबलाइजेशन है एक कि अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे तो इसका मीनिंग भी सेम है। डिमेंशंस ऑफ एरिया पूरा लिखने की बजाय स्क्वायर ब्रैकेट अंदर एरिया डाल देंगे तो बेटा ये एरिया के डिमेंशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको बार बार वो ना पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। डिमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सीधा जी उसका सिंबल डालो और स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो। स्क्वायर ब्रैकेट मींस डिमेंशंस ऑफ दैट क्वांटिटी। ओके, सो पावर तक पहुंच के हम जी जो था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसके डिमेंशंस हमने निकाले थे यूजिंग द फॉर्मूला F इक्वल टू G इंटू M1 M2 बाय आर स्क्वायर। यहां से हमने मैनेज किया था। बाकी जिनको याद है बहुत अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं है। फोर्स के डिमेंशन लिखो, यहाँ 2 बार मास लिखो और डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस आर को ना L लेंथ डाल दो, तो जो कटता काट के सॉल्व कर लेना, यही आ जाएगा। प्लैंक्स कांस्टेंट H, यहां तक हम पहुंच चुके थे। प्लैंक्स कांस्टेंट के डिमेंशंस जो हैं उसके लिए फॉर्मूला हमने यूज किया एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। न्यू मैंने यहां से लिखा था, आज दोबारा लिख देता हूं। टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, उसके डिमेंशंस तो टाइम वाले ही आएंगे, यानी टी लिखा जाएगा, यानी टी पावर 1 m0 l0। फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का ही रेसिप्रोकल होती है, तो इसके डिमेंशन 1 बाय टाइम वाले होंगे, यानी कि t माइनस 1 होगा। चलिए इसको नंबर 14 दे देते हैं। तो यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। आज हमने 11 केसेस और करने हैं। टोटल 25 केस ऐसे हैं जो कि आपको सो कॉल्ड क्विकली दिमाग में आ जाने चाहिए, यानी पक्की तरह से मगअप होने चाहिए। यानी टीचर बोले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आप फट से आंसर दे दो m-1 l³ t-2। इसका बेस्ट तरीका है इसको बार बार लिखना। तो कम से कम आज मैं डिमेंशन सारे लिख दूंगा जो बार बार यूज होने हैं, तो इनको आपने कम से कम एक टेबुलर फॉर्म में बना लेना। एक पेज पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्वांटिटी और राइट हैंड साइड पे आप बनाइए 5 कॉलम्स। तो एक बार में एक कॉलम फिल करना, ऐसे मत करना कि इधर को फिल कर दिया सारे, इधर को चलना डाउनवर्ड्स, फिर नेक्स्ट कॉलम में डाउनवर्ड्स, फिर नेक्स्ट कॉलम में। इस तरह से आपका ये पक्का याद हो जाएगा, तो आपको क्वेश्चंस करने में आगे फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो हर बार फिर निकालना पड़ता है कि क्या डिमेंशंस आएंगे। तो ठीक है, ये फॉर्मूला भी यूजफुल है। कभी हम भूल जाएं, ना याद आ रहा हो तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होगा। ओके, आज हम आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले आ रहा है एंगल। एंगल का SI यूनिट जो है वो रेडियन है। रेडियन क्या था, 180 डिग्री एंगल को हमने लिखा था पाई रेडियन, याद करो, जो फर्स्ट मोस्ट लेक्चर था मैथमेटिकल टूल्स का। अब एंगल रेडियन निकलता कैसे है, सपोज ये एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस है r और ये है एक आर्क। आर्क समझते सारे बच्चे, सर्कमफ्रेंस का कुछ पार्ट। इस लेंथ L ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया, थीटा, वो रेडियन में निकालने का फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू L बाय आर। लेंथ ऑफ आर्क को रेडियस ऑफ आर्क से अगर डिवाइड कर देंगे, आर्क का लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, उससे जो एंगल निकलता है वो एंगल निकलता है रेडियन में। दोबारा फिर मैं ध्यान से सुन लो, डिग्री में नहीं आएगा ये। एग्जांपल के लिए, अगर ये आर्क लेंथ ना हाफ तक होती, यहां तक,
तो बताइए बेटा कितना होता है फिर ये लेंथ, सर्कमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का, 2 पाई आर। हाफ सर्कल का सर्कमफ्रेंस पाई आर। अगर मैं एल को लिख दूं पाई आर, डिवाइड बाय आर कर दूं, पाई आर डिवाइड बाय आर, आर आर कैंसिल, कितना एंगल आया, पाई रेडियन। मैंने यही बोला आपको 180 डिग्री का एंगल, डिग्री में 180 डिग्री, रेडियन में होता है पाई, तो ये एंगल पाई रेडियन है। निकालने का तरीका है आर्क के लेंथ को यानी कि पाई आर को आर से डिवाइड कर देंगे, आर आर कैंसिल, पाई निकल आएगा। अगर आपको ये वाला एंगल निकालना है तो ये जो आपका सर्कमफ्रेंस है ये पाई आर बाय 2 आएगा, फिर एल को पाई आर बाय 2 कर देना, बाय आर करेंगे तो पाई बाय 2 एंड सो ऑन। तो एंगल का एसआई यूनिट याद रखना है रेडियन, और रेडियन में एंगल निकालने के लिए आर्क के लेंथ को रेडियस ऑफ आर्क से डिवाइड करना होता है। अब क्वेश्चन है कि एंगल के डिमेंशंस क्या होंगे। सो वेरी सिंपल, ऊपर भी लेंथ आर्क लेंथ, नीचे रेडियस, रेडियस भी एक लेंथ होती है। तो जब लेंथ को लेंथ से डिवाइड करेंगे तो बेटा एल का पावर क्या आएगा, 0। मास इसमें पहले ही नहीं है और टाइम भी नहीं है, यानी कि m0 l0 t0। इस तरह के केस को जिसमें ना मास है ना लेंथ है ना टाइम है, इस तरह के केस को बोलते हैं डिमेंशनलेस। तो आप इसके साथ में यहाँ पे जगह मेरे पास कम है, आप ऐड कर देना यहाँ पे दैट एंगल इज अ डिमेंशनलेस क्वांटिटी। एक क्वेश्चन भी आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, 1 मार्क क्वेश्चन। क्वेश्चन है कैन अ डिमेंशनलेस क्वांटिटी हैव यूनिट। बात समझे, क्वेश्चन है कैन अ डिमेंशनलेस क्वांटिटी हैव यूनिट। एंगल आपके सामने है डिमेंशनलेस, ना मास है इसमें, ना लेंथ है, ना टाइम का यूनिट है, लेकिन इसका यूनिट है ऐसा यूनिट रेडियन। आपका आंसर होगा यस। तो क्वेश्चन आप नीचे या नेक्स्ट पेज पे ऐड कर देना, कैन अ डिमेंशनलेस क्वांटिटी हैव यूनिट, आंसर इज यस। साथ में लिखा होता है गिवन एग्जांपल, तो गिवन एग्जांपल यही एग्जांपल लिखना है। एग्जांपल के लिए एंगल का ऐसा यूनिट है रेडियन, लेकिन एंगल खुद है डिमेंशनलेस। चलिए अब आती है एंगुलर वेलोसिटी। तो जिस तरह से लीनियर मोशन में क्या होता है कि एक कार यहां से चली इधर पहुंच गई तो उसका डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते थे, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो है वो लेंथ वाला आएगा, तो एल आ गया, डिवाइड बाय टाइम करेंगे तो t -1 आ गया। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होता है ओमेगा, W की तरह लिखना कर्ली। एंगुलर वेलोसिटी होती है जैसे पंखा है बेटा, तो पंखा जो है वो एक गिवन एक्सिस के अबाउट घूमता है, राइट। तो जब कोई चीज रोटेशन में होती है, यहां से शुरू हुआ ये, इसने कितना एंगल कवर कर लिया थीटा, उस एंगल कवर्ड को डिवाइड कर देंगे टाइम टेकन से, तो निकल आती है एंगुलर वेलोसिटी। जो ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में है उसकी वेलोसिटी, जो रोटेशनल मोशन में है उसकी एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी थी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टाइम टेकन, एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगल कवर्ड बाय टाइम टेकन। तो बेटा एंगल की डिमेंशन अभी देख लिया हमने, होते ही नहीं है, यानी ऊपर 1 लिखेंगे, नीचे टाइम टेकन को t लिखेंगे, तो डिमेंशन आएंगे सिर्फ t-1। होप समझ आ गया होगा। एंगल डिमेंशनलेस, m0 l0 t0, नीचे एक टाइम टेकन का t लिखेंगे, वो t ऊपर जाके -1 हो जाएगा। इसी तरह से जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन होती थी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, वेलोसिटी में चेंज मतलब lt-1, और नीचे एक और t लगाएंगे तो lt-2। उसी तरह से यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी मींस एंगुलर वेलोसिटी में कितना चेंज आया न्यूमरेटर में पर यूनिट टाइम। तो ओमेगा का डिमेंशन ऊपर लिखेंगे t-1, उसके नीचे जब आप एक और t डाल देंगे, ये वाला t भी ऊपर जाएगा, तो आएगा t-2 एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए। दोबारा देख लो,
एक्सेलरेशन वाज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो ऊपर वेलोसिटी की डिमेंशन आगे, नीचे टाइम वाले आगे, तो LT-2 हो गया। इधर आना है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट डिमेंशन होगा T-1, उसको डिवाइड बाय टाइम करना है कि 1 सेकंड में कितना चेंज आया, तो इसके डिमेंशन आएंगे T-2। अब आप बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम की। एक्चुअली अभी इनकी ना सभी की आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिमेंशन पता होनी चाहिए कि क्या है, क्योंकि इनको सबको हमने पूरे साल में डिटेल में पढ़ना है। अभी मैं क्या है कि थोड़ा थोड़ा आपको हिंट देते जा रहा हूँ, टच करता जा रहा हूँ कि क्या चीज़ है ये। ओके, एंगुलर मोमेंटम जो है वो मोमेंटम की तरह ही होता है, मोमेंटम की तरह ही है। लीनियर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है तो m/v करते हैं, उसका मोमेंटम निकल आता है। एंगुलर मोमेंटम जो है वो सर्कुलर मोशन में होता है, तो सर्कुलर मोशन में रेडियस जो है वो भी मैटर करती है। एग्जाम्पल के लिए आपको एक पहले मैं सिंपल एक कॉन्सेप्ट टॉर्क की बात करता हूं। ये सभी ने देखा हुआ है ना बेटा, क्या बोलते हैं इसको, रेंच बोलते हैं, बहुत अच्छे। तो ये किस काम आता है, स्क्रू को खोलने के लिए, स्क्रू को खोलने के लिए, नट को खोलने के लिए हम यूज करते हैं रेंच। ओके, तो इसको आप डालते हो यहाँ पे, और इसका लंबा इतना हैंडल क्यों बनाया आप समझते हैं सारे, क्योंकि जो फोर्स है, जैसे मान लीजिए हमने एक बच्चा पार्क में साइकिल पे बैठा है, उसको हमने पुश करना है, धक्का लगाना है, तो आपको सिर्फ एक फोर्स चाहिए। लेकिन जब रोटेशनल मोशन देना होता है तो आपको फोर्स तो चाहिए कि आपने कितना लगाया, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज मैटर करती है, आपने कितने डिस्टेंस पे लगाया। डिस्टेंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो वो डिस्टेंस जो है वो डिसाइड करता है कि आपके फोर्स का इफेक्ट कैसा होगा, यानी फोर्स का सो कॉल्ड टॉर्क कितना होगा। रोटेशन में टॉर्क, लीनियर मोशन में फोर्स। तो टॉर्क जब आपने निकालना है तो आपके पास दो चीजें हो जाएंगी, नंबर 1 हाउ मच फोर्स, नंबर 2 एट व्हाट डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस भी साथ में आएगा। तो आपको टॉर्क लिखने के लिए फोर्स इनटू लेंथ करना पड़ेगा बेटा। फोर्स भी इंपॉर्टेंट है, कितने लगाई और कितना दूर जाके लगाई। तो वो डिस्टेंस, कितने पे जाके फोर्स अप्लाई किया और कितना फोर्स लगाया, दो चीजें हैं। तो टॉर्क जो है वो फोर्स और डिस्टेंस का यानी रेडियस का प्रोडक्ट होता है। तो आपको रेडियस यानी लेंथ, फोर्स के डिमेंशंस mLT-2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा mL²T-2। ये टॉर्क के डिमेंशन। आगे टॉर्क का जो सिंबल है वो टाउ है, इसको पढ़ना है टाउ, TAU। कैसे लिखना है, कुछ बुक्स में सीधी लाइन मार के ऐसे लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में ये लाइन थोड़ी सी कर्व्ड है, ऐसे लिखना है। दोनों ठीक है, आपकी मर्जी, कोई भी यूज करिए दोनों में से। तो टॉर्क इज रोटेशनल इफेक्ट ऑफ द फोर्स। तो वो डिपेंड करेगा हाउ मच डिस्टेंस पे जाके फोर्स लगाया एंड हाउ मच फोर्स हैज बीन अप्लाइड। तो ये हो गया टॉर्क। तो टॉर्क के डिमेंशन mL/T-2। और चेक कर लो टॉर्क के डिमेंशन किससे मैच करते हैं, एनर्जी से। तो एनर्जी हुई, वर्क हुआ, टॉर्क हुआ, इन सब के डिमेंशन सेम हैं। सेम हो सकते हैं कई क्वांटिटीज के। अब मैं थोड़ा पीछे आता हूं एंगुलर मोमेंटम पे। जिस तरह से फोर्स का प्रोडक्ट विद आर होता है टॉर्क, उसी तरह से फोर्स को रिप्रेजेंट करता है रोटेशन में टॉर्क। ऐसे मोमेंटम को रोटेशनल मोशन में रिप्रेजेंट करता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में भी दो चीजें आएंगी, मोमेंटम आएगा और एक डिस्टेंस आएगा। एंगुलर मोमेंटम में आर एंड डिस्टेंस, गलत बोल दिया, आर एंड मोमेंटम, आर एंड पी। तो ऑब्वियस है मोमेंटम के डिमेंशन mL/T-1 इंटू आर करेंगे, यानी एक लेंथ और मल्टीप्लाई करनी है तो इंटू एक एल और आ जाएगा। सो यू विल गेट mL/T-1 मोमेंटम इंटू डिस्टेंस। जैसे इसमें था फोर्स इंटू डिस्टेंस,
एंगुलर मोमेंटम में मोमेंटम, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से वो सर्कुलर मोशन में सपोज घूम रहा है, ऐसे ना, इस तरह से रोटेशन है, तो इसका मास का इंटू वेलोसिटी कर देंगे, वो आ जाएगा मोमेंटम। और ये कितना दूर है ऑब्जेक्ट यहाँ से, उस रेडियस से आपको और मल्टीप्लाई करना है, तो निकल आता है एंगुलर मोमेंटम। आप जानते हैं ना कि अगर इसको छोटे सर्कल में घुमाना हो तो कुछ और मीनिंग है उसका। जब इसका हम लेंथ जो है रेडियस इंक्रीज कर देते हैं, बड़े सर्कल में घुमाएंगे जब, तो इसको रोटेशन जब आप देते हैं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। तो आपने एक वो भी देखा होगा, सो कॉल्ड हैमर थ्रो। हैमर थ्रो गेम में क्या करते हैं, एक चेन के साथ बांधा होता है आगे एक बहुत ही हैवी पीस, जिसको शॉर्ट पुट जैसा कह सकते हैं, उसको एक प्लेयर जो है यहाँ से पकड़ के घुमाता है, पहले ऐसे तेज, फिर छोड़ता है। तो उस टाइम क्या है, उसका जो मास भी काफ़ी ज़्यादा है, रोटेशन से स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा दे दी, और रेडियस भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम आप अच्छा बना देते हैं घुमा के। उसके बाद फिर वो जब छोड़ेंगे फिर वो लीनियर मोशन में चेंज हो जाता है, वो अलग इशू है। अब एक और क्वांटिटी है रोटेशनल मोशन में जिसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मास और रेडियस का स्क्वायर, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये आपके सामने एक ना स्पिनिंग टॉप है, ऐसे दिखाता हूँ। तो इसको घुमाते हैं जब आप यहाँ पे, तो ये काफ़ी देर घूमता रहता है, स्मूथली चलता रहता है, नहीं गिरता। तो इसके पीछे जैसे लीनियर मोशन में होता है इनर्शिया। इनर्शिया यानी एक बस, ट्रक या पंखा, उनको जब आप स्विच ऑफ करते हो पंखे को, साइकिल को पैडल मारना बंद कर देते हो, तो भी वो काफ़ी देर चलता रहता है आगे को। तो उसके पीछे होता है कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं आप उसको। इसी तरह से जो मोशन सर्कुलर है, सर्कुलर मोशन में यूज होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये इसका जो स्पिनिंग है उसके पीछे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप जानते हैं कि इसको स्पिन करना तो है आसान। रीजन उसके पीछे क्या है कि इसका मास जो है वो तो ठीक ठीक है, नो डाउट, लेकिन इसका रेडियस काफ़ी अच्छा है। अब सोचें कि मैं इस रॉड को भी ऐसे ही घुमा सकता हूँ प्लेट में रख के, तो ये घुमाना पॉसिबल नहीं होगा, ये स्पिन नहीं करेगा। रीज़न बीइंग इसका मास तो ठीक ठाक है, लेकिन इसका जो घूमने का रेडियस है ना ऐसे, वो अच्छा नहीं है। मास भी अच्छा होना चाहिए, रेडियस का स्क्वायर है। सो इस पीस का जो है ना रेडियस काफ़ी अच्छा है, रेडियस अच्छा है तो इसका स्पिन काफ़ी बढ़िया बनता है। जैसे साइकिल का पहिया अपना होता तो हल्का ही है, बीच में से खाली होता है, सारा तार लगे होते हैं बीच में, लेकिन उसका जो मास है वो काफ़ी दूर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सो इट हैज़ गॉट गुड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला बाद में आएगा, अभी सिर्फ समझना है कि डायमेंशन क्या आएंगे। अभी हमारा ज़्यादा ध्यान देना नहीं है कि फॉर्मूला कहाँ से आया, अभी सिर्फ याद कर लो बस। बाकी ये सारा कुछ ना अभी पूरे साल हमने +1 में डिटेल में पढ़ना है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल है I, मास को m लिखेंगे, रेडियस जो है वो एक तरह का लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर यानी ml²। क्योंकि इन तीनों में से एक ही यूनिट यूज होना ना, वहां पे r मत लिख देना, r इज अ लेंथ, तो यूनिट ऑफ लेंथ यूज करेंगे। अब ये कुछ क्वांटिटीज जो है, ये इलास्टिसिटी जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में आता है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होते हैं, स्ट्रेस को सिंबल देते हैं फाई, स्ट्रेस का सिंबल है। तो जब आप एक वायर को, जैसे एक लिफ्ट का ना केबल है, तो जैसे उस पर लोड पड़ता है, लिफ्ट जो है ना वो इसको केबल को नीचे खींचती है, तो नीचे को जो फोर्स लगा, तो ये केबल जो है ये तो है नहीं कि लिफ्ट को छोड़ देती है या केबल का लेंथ बढ़ना शुरू हो गया, तो केबल लगाती है एक फोर्स ऊपर को, फोर्स अप्लाइड डिवाइड बाय जितने एरिया पे वो फोर्स लगना है, ये वाला एरिया है सर्कुलर यानी πr², πr² एरिया, और फोर्स लगा केबल का ऊपर को, लिफ्ट खींचती है नीचे को, केबल लिफ्ट को खींचती है ऊपर को, तो केबल ने जो फोर्स लगानी है वो है इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स को डिवाइड बाय एरिया कर देंगे, फोर्स डिवाइड बाय एरिया,
थोड़ा थोड़ा प्रेशर जैसा है फॉर्मूला। फोर्स के डिमेंशन आपको पता ही है, प्रेशर अपॉन एरिया, ये सेम ही चीज है। तो प्रेशर के डिमेंशन, स्ट्रेस के डिमेंशन सेम आएंगे। फोर्स को एरिया से डिवाइड करेंगे तो आता है ml-1 T-2। अभी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बार बार बोल रहा हूं, अभी सिर्फ आपको डिमेंशंस याद होने चाहिए कि स्ट्रेस के क्या है। अब स्ट्रेन क्या चीज है? जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई वायर लोड के अंडर थोड़ा सा इंक्रीज होता है, मान लीजिए जो केबल की लेंथ थी वो थोड़े से डिस्टेंस से बढ़ गई, वो जो डिस्टेंस से बढ़ गई, इंक्रीज इन लेंथ को ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर देंगे, उससे पता चलता कितना चेंज आया, कितने परसेंट चेंज आ गया एक तरह से। तो ये होता है डेल्टा एल बाय एल। बेटा जिसके आगे डेल्टा लग जाए उसका मतलब होता है चेंज। जैसे आपने कभी कभी लिखा होगा शायद डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। जिसके आगे डेल्टा लग जाए उसका मतलब है चेंज इन दैट क्वांटिटी। तो ये है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो बेटा चेंज इन लेंथ यानी कि पहले लेंथ थी मान लो 20 मीटर, अब हो गई 20.1 मीटर। तो 20.1 में से 20 माइनस करेंगे तो आएगा तो 0.1 मीटर ना। चेंज इन लेंथ का यूनिट लेंथ वाला ही होगा, ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, यानी ऊपर भी लेंथ और नीचे भी लेंथ। तो m0 L0 T भी 0। ऐसे क्वांटिटीज को क्या नाम दिया था हमने? बहुत अच्छे, डिमेंशनलेस क्वांटिटीज। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिमेंशनलेस। बेटा इकट्ठा ही है पूरा, एक ही वर्ड है सारा, डिमेंशनलेस। तो स्ट्रेन इज अ डिमेंशनलेस क्वांटिटी। अब बचे 3 और, इसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। आपसे एग्जाम में डिमेंशंस शायद ही पूछे जाएंगे, किसी किसी एग्जाम में पूछ लेते हैं, राइट द डिमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, आधा आधा नंबर दे देंगे क्वेश्चन का। तो स्टेट में डिमेंशन भी आ सकते हैं। चैप्टर जो है इसमें चांसेस है कि आपको जो 70 मार्क्स का पेपर होगा फाइनल, आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, 70 मार्क्स का पेपर आता है। उस पेपर में हो सकता है एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो और एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो, इतना ही आना है इस चैप्टर में, से ज्यादा नहीं आना। तो कभी कभी 1 मार्क क्वेश्चन में लिखा होता है राइट द डिमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम, या कोई और 2 क्वांटिटीज दे देंगे, यंग्स मॉडुलस बोल देंगे, जैसे अभी शुरू करने जा रहे हैं। तो इलास्टिसिटी पे बेस्ड एक और क्वांटिटी है, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बड़े तरह के हैं, एक है यंग्स मॉडुलस, यंग है साइंटिस्ट का नाम। तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट करता है कि कोई चीज कितनी इलास्टिक है, उसकी इलास्टिसिटी कैसी है, उसके लिए स्ट्रेस को डिवाइड करना होता है स्ट्रेन से। बाकी काम मुश्किल नहीं है। स्ट्रेस के डिमेंशंस लिखे हुए हैं, स्ट्रेन के होते ही नहीं है, तो नीचे कुछ लिखना ही नहीं है, ऊपर ये लिखना है। तो आंसर क्या आया? सेम ही आएगा। तो ध्यान से देख लो, स्ट्रेस के डिमेंशंस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के डिमेंशंस और प्रेशर के डिमेंशंस। आप एक काम करना, जब ये काम पूरा हो जाएगा ना, एक तो मैंने क्वेश्चन लिखवा दिया आपको, इसके बाद आप लिखिए कि आपके पास कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटीज थी जिनके डिमेंशन सेम आ गए। तो यहीं पे ही आपको कम से कम 3 पेयर मिलेंगे जिनके डिमेंशंस सेम है। ओके, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या सिंपली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट करता है कि कोई चीज कितनी इलास्टिक है, तो उसको निकालने के लिए स्ट्रेस को डिवाइड करना पड़ता है स्ट्रेन के साथ। तो स्ट्रेस को जब आप स्ट्रेन से डिवाइड करेंगे, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन करने पे स्ट्रेस के डिमेंशन ऊपर लिख दिए, स्ट्रेन के डिमेंशन होते ही नहीं है, तो ml-1 T-2। अब बचे लास्ट 2। पहला है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो है वो एक लिक्विड्स का फिनोमिनन है। तो ये ग्लास है आपके सामने, शायद काफी बच्चे आप में से जानते होंगे कि ग्लास के ऊपर कभी कभी हम शेविंग ब्लेड अगर रख दें, मैं तो शेव करता नहीं हूं तो मैं करके नहीं दिखा पाऊंगा, शेव वाला जो ब्लेड होता है जिससे सुबह सुबह शेव बनाते हैं,
दाढ़ी बनाते हैं लोग, तो वो शेविंग ब्लेड इसके ऊपर रख दें तो वो तैर जाता है, नीचे डूबता नहीं है। काफ़ी बच्चों ने देखा होगा। बाकी कभी मौका मिला तो मैं आपको एक नॉर्मल जो सुई होती है कपड़े वाली, वो इसके ऊपर तैरा के दिखाऊंगा। वो बाद की बातें हैं, अभी आज पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा ग्रीस चाहिए। तो अभी चल रहे हैं डेज लॉकडाउन के, तो सारी चीज़ें अवेलेबल है नहीं है, तो घर से ही मैनेज करना पड़ता है। जब इंस्टीट्यूट आएंगे तो वहाँ बहुत कुछ होगा। एनीवे, तो लिक्विड्स की प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन। तो होता क्या है कि लिक्विड के सरफेस पे जब आप कोई चीज़ रख देते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक नीडल प्लेस कर दी, तो वो नीडल को पानी का जो सरफेस है, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, इधर को भी खींचता है आपकी तरफ को और मेरी तरफ को भी खींचता है। लिक्विड का सरफेस जो है वो ऊपर पड़ी सरफेस पे पड़ी चीज़ों को खींचता है दोनों तरफ को। तो आपने शायद एक टीवी पे ऐड देखी होगी, अभी आजकल डेटॉल की ऐड आती है कि भाई पहले इसमें उंगली लगाओ पानी में, कुछ नहीं हुआ, फिर थोड़ा डेटॉल वाले सोप पे उंगली को रब करो, अब देखो क्या हुआ, वो कीटाणु भाग गए। कीटाणु नहीं भागे, वो जस्ट एक सो कॉल्ड टी लीव्स, चाय पत्ती डाली हुई है उसके ऊपर, और जैसे सोप लगाते हो आप हाथ पे तो पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाता है। कम हो जाता है तो फिर पानी जो है वो चाय पत्ती को इधर को अंदर को नहीं खींचता, तो छोड़ देता है, तो चाय पत्ती बाहर को भाग जाती है। करके दिखाऊंगा मैं भी आपको, लेकिन अभी नहीं, बाद में। ओके, सो सरफेस टेंशन इज फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द सरफेस ऑफ द लिक्विड। इसको जब मेजर करना है तो फोर्स को आपने लेंथ से डिवाइड करना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। यानी यहां पे अगर मैं ग्लास के इसके पानी के सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट को फ्लोट करा दूं, तो वो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट जो है उसको इधर को फोर्स लगाएगा पानी और मेरी तरफ को फोर्स लगाएगा। उसी फोर्स को डिवाइड बाय लेंथ करना है। मान लो इधर को फोर्स लगी 20 न्यूटन और ये लेंथ है 0.1 मीटर, तो हम 20 को 0.1 से डिवाइड कर देंगे, वो वाटर का सरफेस टेंशन आ जाएगा। सो अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो वेरी सिंपल, यहाँ से देखिए फोर्स के डिमेंशन थे MLT-2, इसके नीचे एक लेंथ और लगाएंगे तो बेटा लेंथ से लेंथ कैंसिल, क्या बचेगा, सही बोल दिया बच्चों ने, ML खत्म हो जाएगा, L0 T-2, आपकी मर्जी है, सिर्फ MT-2 लिख सकते हैं। अब आखिरी जो है वो है विस्कोसिटी। आपको पता है कि अगर हम पानी को एक कंटेनर से दूसरे में ट्रांसफर करते हैं तो ये बहुत तेजी से बढ़ता है, तो ये तो आप रूटीन में करते ही हो। इसके अलावा एक हनी होता है, हनी। हनी को जब आप एक कंटेनर से दूसरे में ट्रांसफर करते हो तो हनी जो है वो इजीली ट्रांसफर नहीं होता, वो धीरे धीरे बाहर आता है। धीरे धीरे बाहर इसलिए आता है क्योंकि हनी क्या जो विस्कोसिटी है, काफ़ी बच्चों को लगता है शायद डेंसिटी वर्ड यूज़ करना होगा, डेंसिटी नहीं, विस्कोसिटी। हनी की विस्कोसिटी जो है वो पानी से काफ़ी ज़्यादा है और सर्दियों में विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी हनी जो है वो विंटर्स में और मुश्किल से बाहर आएगा। सो उसके लिए टर्म विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ अभी, लेकिन आपको सिर्फ डिमेंशन याद करने हैं। आज मैं निकालना कैसे सिर्फ वो बताता हूँ। इसको पढ़ते हैं सिंबल को ईटा, ETA। एन की टांग जो है ना वो थोड़ी सी लंबी कर देनी है, पी को थोड़ा सा ऐसे लंबा कर दिया तो बन जाता है रो, और एन को राइट हैंड साइड थोड़ा लंबा कर देंगे तो बन जाएगा ईटा। तो फोर्स जो विस्कोसिटी की है वो प्रोपोर्शनल टू एरिया होती है, प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन वेलोसिटी होती है। डिफरेंस इन वेलोसिटी को हम डेल्टा वी लिख सकते हैं, एंड डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी व्हाट हैपन्स एग्जैक्टली, जो लिक्विड्स है ना वो लेयर की फॉर्म में फ्लो करते हैं। तो ये एक लेयर है लिक्विड की और ये दूसरी लेयर है। जब एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर ग्लाइड करती है, जो हनी है ना वो जब फ्लो करता है
तो ये नीचे वाली लेयर जो है वो स्लो चलती है, ऊपर की लेयर फास्ट चलती है, ऐसे मूव करता है बेटा। हाँ जी, तो दो लेयर्स के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा वो इन लेयर्स के एरिया पे डिपेंड करता है। एरिया हमने ऊपर लिख लिया। इन लेयर्स के बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस कितना है, ये चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ऊपर की लेयर चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से। तो डिफरेंस इन वेलोसिटी, और नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ डेल्टा एक्स वो है कि इन दोनों लेयर्स के बीच में गैप कितना है। वो गैप मॉलिक्यूलर साइज का होता है। आप कहेंगे जीरो गैप है, ये तो इन दोनों में तो कोई फर्क ही नहीं है, इतना डिफरेंस नहीं है। वो डिफरेंस जो है दो लेयर्स के बीच में मॉलिक्यूलर साइज का होता है, यानी कि 1 मीटर का 10 पावर 10 पार्ट 1/10 तो वो गैप बहुत छोटा है, तो वो नीचे लिखना होता है। तो ये फॉर्मूला है, बट अभी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, क्यों लिख दिया सर ने। अभी हमें क्या है, सिर्फ निकालने डिमेंशंस ऑफ विस्कोसिटी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में यूज होना है। ओके, अब शुरू करते हैं। फोर्स के डिमेंशंस यू नो m/l/t-2। विस्कोसिटी के आपको निकालने हैं। एरिया यू नो l²। डिफरेंस इन वेलोसिटी, वेलोसिटी वाले डिमेंशन लिखने हैं, इधर आ जाइए। LT-1 इंटू LT-1। नीचे डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स डेल्टा एक्स, उसको बेटा लेंथ लिखना है। अब चेक करो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। एक L से एक L कैंसिल, एक L से एक L ये वाला कैंसिल। अब आपके पास इसको आपने यही छोड़ना है और ये बाकी के इधर लेके आने हैं। तो क्या क्या आएगा, देखो बेटा m, ये वाला l इधर आएगा तो l-1, t पावर -2 था पहले से, ये जब इधर आएगा तो इसका पावर -1 से चेंज हो जाएगा +1 में। तो ध्यान से देखिए क्या डिमेंशन बने, ml-1 t-1। फिर देख लो ध्यान से, फोर्स ml-t-2 लिखा मैंने। विस्कोसिटी इसको बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसके डिमेंशन हमें निकालने, इसको ऐसे छोड़ दो। एरिया के डिमेंशन l², वेलोसिटी में कितना चेंज आया LT-1, एंड डेल्टा एक्स इज गैप बिटवीन द लेयर्स, वो हो गया L। तो बाकी जो कैंसिल होता है कैंसिल करो और सभी क्वांटिटीज को लेफ्ट पे शिफ्ट कर लो। तो m, ये वाला L इधर आएगा -1, ये t-1 इधर आके हो जाएगा +1, तो यहाँ पे बचेगा -1। तो अभी पहले इस सारे को नोट डाउन करो, फिर हम आते हैं, एक प्रिंसिपल है होमोजेनिटी ऑफ डिमेंशंस का, उसके बाद फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब हमें डिमेंशनल एनालिसिस का यूज क्या है, उसके लिए एप्लीकेशंस में जाना है। डिमेंशंस हमने सीख ली कि डिफरेंट क्वांटिटीज की क्या क्या डिमेंशंस हैं। तो इसमें हम यूज करेंगे सो कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डिमेंशंस। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम। कोई भी इक्वेशन जो फिजिक्स में होगी, जैसे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv², पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, एक फॉर्मूला 9th क्लास में पढ़ा था S इक्वल टू ut प्लस ½ at²। ऐसी कोई भी इक्वेशन जो है उसके आइदर साइड पे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे डिमेंशंस सेम होने जरूरी हैं, तभी वो इक्वेशन सही होगी। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डिमेंशंस। तो इसी प्रिंसिपल को यूज करके हमने 3 एप्लीकेशन स्टडी करनी है। 3 तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे पेपर में। दे आर कॉल्ड एप्लीकेशंस ऑफ डिमेंशनल इक्वेशंस, या समटाइम्स डिमेंशनल एनालिसिस भी बोलते हैं। तो इक्वेशन को सही होने के लिए उसके दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे सेम डिमेंशंस होने जरूरी हैं। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला काम है, फर्स्ट एप्लीकेशन आज एक ही कराऊंगा, 2 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगी इसके बाद। पहला एप्लीकेशन है कि किसी इक्वेशन को, फिजिकल रिलेशन को, जैसे S इक्वल टू ut प्लस ½ at² है,
उसको चेक करना है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है, कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए सिर्फ क्या करना है, इक्वेशन आपको दी होगी, आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी। जैसे क्वेश्चन होगा चेक द रिलेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ऐसे क्वेश्चन लिखा होगा। इक्वेशन आपको क्वेश्चन के अंदर पहले ही दी होगी, आपने इक्वेशन को चेक करना है। अगर तो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस राइट हैंड साइड के डायमेंशन से मैच कर गए, दैट मींस इक्वेशन इज करेक्ट। अदरवाइज आप लिखेंगे इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। तो एक हैबिट जरूर बनाइए, जो जो कुछ स्क्रीन पे आ रहा है वो आपको एग्जैक्टली सेम वे में पेपर में भी लिखना है। तो कुछ बच्चे थोड़ा लिखने से गुरेज कर जाते हैं। तो पहला काम आपने लिखना है राइटिंग डायमेंशंस ऑन ईच साइड ऑफ द इक्वेशन, ये लाइन लिखनी जरूरी है। एस क्या था इसमें, डिस्प्लेसमेंट, यू थी इनिशियल वेलोसिटी, टी था टाइम टेकन, ए था एक्सेलरेशन, टी इज अगेन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कितना लेंथ कवर हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन लेंथ वाले आएंगे। वेलोसिटी इनिशियल हो फाइनल हो डजंट मैटर, वेलोसिटी के डायमेंशन LT-1, अभी पीछे स्टडी करके हटे हैं। टाइम को टी लिखना है। हाफ मैंने बताया था कि ये जो नंबर्स हैं इनके कोई डिमेंशन कोई यूनिट नहीं होता, तो हाफ आपने नहीं डालना। एक्सेलरेशन को आप LT-2 लिखेंगे, पीछे हमने एक्सेलरेशन के डिमेंशन कर लिए, और टाइम के डिमेंशन का स्क्वायर। अब जरा चेक करिए, टी का पावर +1, टी पावर -1, ये कैंसिल होकर टी पावर हो जाएगा 0। इधर भी टी पावर -2 एंड टी पावर +2 ये भी मिलके हो जाएंगे 0। तो एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो बेसिकली L, और यहां से भी L आएगा। लेंथ में लेंथ ऐड करेंगे, 2L नहीं लिखना, क्योंकि हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे, हम सिर्फ यूनिट की बात कर रहे हैं। लेंथ में लेंथ ऐड करेंगे तो आंसर भी लेंथ आएगा। तो L प्लस L को आपने L लिखना है। अगर L माइनस L होता तो भी L लिखते, क्योंकि लेंथ में से एक और लेंथ माइनस करेंगे। 50 मीटर में से 30 मीटर माइनस कर देंगे तो 20 मीटर आएगा, लेकिन आएगा मीटर, यानी लेंथ का ही यूनिट आएगा। तो दोनों साइड आपने देखा डायमेंशंस मैच हो गए, दैट मीन्स हम लिखेंगे इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, इसको पॉज करके पहले नोट डाउन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है चेक द रिलेशन t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L बाई जी। ये आपने क्लास 9th में पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा है। क्वेश्चन में लिखा भी होता है वेयर t स्टैंड्स फॉर टाइम पीरियड, L स्टैंड्स फॉर लेंथ ऑफ द पेंडुलम, G स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो क्वेश्चन में लिखा भी होता है कई बार, तो वहां से आप डिमेंशन सोच सकते हैं क्या आएंगी। बाकी स्टेप्स वही हैं, दोनों साइड पे डिमेंशन लिखिए। t टाइम पीरियड के डिमेंशन तो टाइम वाले आएंगे, 2 पाई इज अ नंबर, नो डिमेंशंस। लेंथ ऑफ द पेंडुलम को लेंथ लिखा जाएगा, लेकिन g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ड्यू टू जो मर्जी हो, है तो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के डिमेंशन LT-2 होते हैं, L कर दीजिए कैंसिल, t पावर -2 ऊपर जाके हो जाएगा +2, t स्क्वायर का रूट लेंगे तो t आएगा, तो दोनों साइड टाइम पीरियड आ गया, यानी दोनों तरफ टाइम के डिमेंशन आ गए। दैट मीन्स इक्वेशन इज अगेन डिमेंशनली करेक्ट। हाँ, अगर ये इक्वल नहीं आते, आप बीच में नॉट इक्वल टू का साइन डालेंगे, आप लिखेंगे सिंस डिमेंशंस ऑन ईच साइड आर नॉट इक्वल हैंस इक्वेशन इज डिमेंशनली इनकरेक्ट डाल देंगे, इतना ही करना है बस। तो मुझे लगता है सिंपल लग रहा होगा। कोई इक्वेशन आपको पहले से दी होती है, आपने जस्ट डिमेंशन डाल के चेक करना है कि इक्वेशन सही है गलत है। तो क्वेश्चंस को पॉज कर करके साथ में नोट डाउन करते जाइए। अनदर क्वेश्चन, चेक द रिलेशन F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो आपने ईटा यानी विस्कोसिटी के डिमेंशंस अभी किए हैं थोड़ी देर पहले, सबसे लास्ट वाला केस था। R इज रेडियस, V इज वेलोसिटी। यहां मैंने लिखा नहीं, क्वेश्चन में लिखा होता सारा कुछ कि क्या क्या है ये। तो फोर्स के डिमेंशंस MLT-2, 6 को छोड़ दीजिए, पाई को छोड़ दीजिए, नंबर्स के कोई डिमेंशन नहीं। विस्कोसिटी के डिमेंशन से ML-1, T-1, रेडियस इज लेंथ एंड वेलोसिटी यू नो LT-1। चेक कर लीजिए, L-1 से एक L+1 कैंसिल,
तो L सिंगल आएगा और T पावर -1 T पावर -1 इकट्ठे होके T पावर -2 हो जाएंगे। डायमेंशन फिर से दोनों साइड मैच हो गई हैं। तो वीडियो को फिर से पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट, क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा, टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट ऑर्बिटिंग सन इन द ऑर्बिट ऑफ रेडियस r इज गिवन बाय, ये t का आपको फॉर्मूला दे दिया। फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया होगा, आपने जो चेक करना है, आपने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे डायमेंशन लिखने हैं। ओके, ये फॉर्मूला दे दिया, आपको चेक करना है कि रिलेशन सही है गलत है। t फॉर टाइम पीरियड यानी t आएगा, 4 पाई डायमेंशन लेस, रेडियस का क्यूब यानी लेंथ का क्यूब आएगा। g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बेटा दोनों में फर्क है, स्मॉल g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसके डायमेंशन अभी किए हमने आज इसी वीडियो में, m-1 l क्यूब t -2, और मास ऑफ सन को मास m लिखिए, बस इतना ही करना है। तो ये m और ये m-1 पावर कैंसिल, l क्यूब से l क्यूब भी कैंसिल, ये t पावर -2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, t स्क्वायर का रूट लेंगे फिर से t आ जाएगा, तो डायमेंशन फिर से मैच हो गए। नहीं मैच होंगे तो डायमेंशनली इनकरेक्ट, मैच हो गए तो डायमेंशनली करेक्ट। इतना ही काम है इसमें, और कुछ मुश्किल नहीं है। अब एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। क्वेश्चन है, इन द एक्सप्रेशन P इक्वल टू E इज एनर्जी, L इज एंगुलर मोमेंटम, आज हमने मेंशन किया एंगुलर मोमेंटम के, M स्टैंड्स फॉर मास एंड G फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपने यहाँ पे सभी के डायमेंशन पुट करके प्रूव करना है कि P इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो सभी के डायमेंशन डाल दीजिए यहाँ पे। अगर मास का पावर 0 आ गया, लेंथ रेज टू पावर 0 आ गया और T पावर 0 आ गया, तो आप सक्सेसफुल हो गए। तो एंड में जाके M पावर 0 आना चाहिए, L पावर 0 आना चाहिए, T पावर 0 आना चाहिए। अगर इस तरह से आ गया तो दैट मीन्स आपका क्वेश्चन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट हो गया, यानी डायमेंशनलेस क्वांटिटी P जो है वो बन गई है। तो P को आपने डायमेंशनलेस प्रूव करना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब जो 2 एप्लीकेशन बचे हैं वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।